दिल्ली की रहने वाली लड़की प्रीति राठी, जो कि इंडियन नेवी में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर नौकरी पाती है। प्रीति को जल्द ही मुंबई की कोलाबा में रिपोर्ट करना होता है। अब घर की बेटी पहली बार घर से दूर दूसरे शहर जा रही होती है, तो सभी परिवार वालों के लिए गर्व की और चिंता की बात भी होती है। फिर प्रीति को छोड़ने के लिए उसके पिता अमर सिंह राठी, उसके चाचा विनोद कुमार दानिया और चाची सुनीता दानिया मुंबई के बांद्रा स्टेशन तक उसे छोड़ने जाते हैं, जो कि दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से 1 मई 2013 को ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। भीड़ इतनी अधिक होती है कि कुछ लोग सीट पर बैठे होते हैं और बहुत से लोग ट्रेन में खड़े होकर यात्रा कर रहे होते हैं। और फिर इसी यात्रा में प्रीति के साथ ऐसा क्या होता है कि पूरा देश प्रीति के लिए प्रार्थना करता है। प्रीति के खिलाफ और जुर्म के विरोध में पूरा देश प्रीति के लिए प्रदर्शन करता है और उसके लिए न्याय की गुहार लगाता है। तो आखिर क्या हुआ था प्रीति के साथ, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो अंत तक। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 मई 2013 को प्रीति राठी अपने चाचा, पिता और चाची के साथ दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर ट्रेन पकड़ती है। फिर ट्रेन में चढ़कर ये सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और इसी भीड़ भाड़ में एक गमछा पहना हुआ और टोपी लगाया हुआ आदमी बार बार प्रीति के आसपास घूम रहा होता है, जिसे देखकर प्रीति और उसके घर वालों को आदमी पर शक होने लगता है। इसके बाद वे सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। फिर अगले दिन 2 मई 2013 को ट्रेन 8:05 पर बांद्रा स्टेशन पर पहुंचती है और सभी लोग ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। प्रीति यात्रा के दौरान बहुत थकी हुई होती है और धीरे धीरे चल रही होती है और प्रीति के पिता, चाचा और चाची ये तीनों तेजी से आगे स्टेशन पर चल रहे होते हैं। फिर प्रीति भी तेज चलने के लिए अपने कदम बढ़ाती है। तभी अचानक उसके पीछे उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। प्रीति जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे वही गमछे वाला आदमी होता है। प्रीति कुछ कह पाती इससे पहले ही वह आदमी अपने पास से डब्बे से कुछ निकालता है और प्रीति के मुंह पर फेंक कर भागने लगता है, जिससे प्रीति जोर जोर से चिल्लाने लगती है और स्टेशन पर खड़े सभी लोग उसे देखने लगते हैं। प्रीति की आवाज सुनकर प्रीति के पिता, चाचा और चाची भागकर प्रीति के पास आते हैं और गमछे वाला आदमी भी भागने लगता है। तभी भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति समीर उस गमछे वाले आदमी का पीछा करता है और जोर जोर से सलीम सलमान को आवाज लगाता है और कहता है कि इस गमछे वाले का पीछा करो, लेकिन उस भीड़ में गमछे वाला आदमी कहीं गायब हो जाता है। इधर प्रीति जोर जोर से चिल्ला रही होती है। जैसे ही उसके पिता उसके पास आते हैं तो प्रीति की हालत देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि प्रीति का चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। उसकी स्किन गलकर नीचे गिर रही थी। तो प्रीति को तुरंत रेलवे के डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है। फिर सभी अधिकारी प्रीति की हालत देखकर उसे भाभा अस्पताल भर्ती कराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन भाभा अस्पताल बहुत दूर होता है, जिसके चलते वह लोग गुरु नानक अस्पताल में प्रीति को भर्ती कराते हैं। प्रीति को ले जाने में प्रीति के चाचा, पिता और चाची के हाथ भी जल जाते हैं। उधर जल्द ही पुलिस क्राइम सीन की जांच के लिए पहुंच जाती है। वहां मौजूद सभी लोगों का बयान लेती है और एक एक आदमी से पूछताछ करती है, लेकिन किसी ने भी उस गमछे वाले आदमी का चेहरा नहीं देखा होता है। वही पुलिस समीर, सलीम और सलमान से भी पूछताछ करती है, जहाँ समीर बताता है कि वह उस आदमी को पकड़ने के लिए भाग रहा था, लेकिन वह आदमी उसकी पहुंच से बाहर निकल गया और इसमें समीर का हाथ भी थोड़ा जल जाता है। तो उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसका बयान ले लिया जाता है। फिर समीर अस्पताल से चला जाता है। उधर प्रीति की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि गुरु नानक अस्पताल के पास बर्न यूनिट नहीं था, तो प्रीति को मसीना अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। वहीं जलने से अब प्रीति की आवाज चली गई थी। उसके शरीर के बाहरी भाग में बहुत ज्यादा घाव के निशान थे। पुलिस बयान तो लेना चाहती थी, लेकिन प्रीति कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर प्रीति ने धीरे धीरे लिखना शुरू किया और वह लिखकर पुलिस वालों की बातों का जवाब देती थी। वहीं जब प्रीति पर अटैक हुआ तो अटैक की खबर फैलने लगी। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और पूरा देश प्रीति के सही होने की प्रार्थना करने लगा। प्रीति की बहन तनु के पास किसी पवन कुमार नाम के लड़के का फोन आता है, जो कि तनु से प्रीति की हालचाल लेता है। पवन कुमार बीटेक में पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है। तो मनु यह बात अपने पिता को बताती है और फिर पिता जल्दी से यह बात पुलिस को बताता है। वहीं अब पुलिस का पहला शक पवन कुमार की तरफ जाता है, क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि पवन ने ही अटैक किया हो और बाद में फोन करके पता करने की कोशिश कर रहा हो कि प्रीति जिंदा है या फिर मर गई। तो पुलिस वाले पवन कुमार को अरेस्ट करते हैं
और फिर उससे पूछताछ शुरू करते हैं, जहां पवन बताता है कि वह तो उस दिन दिल्ली में था ही नहीं, वह तो रोहतक में था। फिर पुलिस उसके मोबाइल की लोकेशन की जांच करती है और रोहतक में जाकर पता करती है, जहां पता चलता है कि पवन कुमार सच बोल रहा था। इसके बाद पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है। उधर प्रीति की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे मसीना अस्पताल से निकालकर बम्बई अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां डॉक्टर की टॉप टीम प्रीति की जांच शुरू करती है। अभी प्रीति वेंटिलेटर में थी। अब 2 महीने हो गए थे, लेकिन आरोपी का कुछ पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस पर दबाव भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। फिर 1 जून 2013 को प्रीति के इंटरनल ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया और हार्ट अटैक से इस बहादुर बेटी ने इस दुनिया को छोड़ दिया। प्रीति के दुनिया छोड़कर जाने के बाद अब देश वालों का गुस्सा पुलिस पर और ज्यादा फूटने लगा। प्रीति के पिता और उसके परिवार वाले प्रीति के शव को लेकर प्रदर्शन रैली निकालते हैं और मुंबई की सीआईडी टीम से जांच की मांग करते हैं। इतना ज्यादा विरोध होने के बाद सरकार भी सीआईडी जांच के लिए मान जाती है। उधर पुलिस प्रीति की करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों से बातचीत करती है, उनका बयान लेती है। फिर एक करीबी रिश्तेदार जो कि प्रीति की अच्छी दोस्त भी होती है, वह पुलिस को बताती है कि वही पास में रहने वाला अंकुर पवार जो कि प्रीति को पसंद करता था और प्रीति से शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति उसे बार बार शादी के लिए मना कर रही थी। तो हो सकता है कि अंकुर ने ही प्रीति को मारा हो, जिस पर अब पुलिस सबसे पहले अंकुर पवार को ढूंढना शुरू करती है और फिर जल्दी ही अंकुर पुलिस की पकड़ में आ जाता है। फिर हर अपराधी की तरह पहले अंकुर इन सब से बचता है और कहता है कि उसका इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। फिर जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो वह एक के बाद एक करके सारे खुलासे करता है। अंकुर बताता है कि वह प्रीति को बहुत पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वहीं अब प्रीति की इंडियन नेवी में नौकरी लग गई थी और अंकुर अभी भी बेरोजगार था और उसके घर वाले भी अंकुर को ताना देने लगे थे, जिससे अंकुर अब प्रीति से बदला लेना चाहता था। प्रीति की नौकरी लगने पर आसपास के लोगों को पता था कि प्रीति 1 तारीख को मुंबई जाएगी, तो अब अंकुर के मन में एक शैतानी प्लान बनना शुरू हो जाता है। वह प्रीति से बदला लेना चाहता था। अब वह भी उसी ट्रेन में चढ़ा जिस पर प्रीति और उसका परिवार मुंबई जा रहे थे। उसने गमछा पहना था जिससे कि उसकी पहचान ना हो सके और बार बार प्रीति के आसपास उसे घूर रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ होने पर वह कुछ नहीं कर पाया। आगे अंकुर बताता है कि वह ट्रेन में बहुत जगह प्रीति का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही प्रीति आएगी वह उस पर अटैक करेगा, लेकिन प्रीति नहीं आती है। इसके बाद जब सुबह 8:05 पर मुंबई में ट्रेन रुकती है और सब लोग नीचे उतर जाते हैं, तब वह अपने खौफनाक प्लान को अंजाम देता है। इसके बाद सबूत के तौर पर पुलिस ने पूछा कि उसके पास ये एसिड कहाँ से आया, तो उसने बताया कि उसने अपने घर के पास से ही मुकेश भार्गव बैटरीज नाम की एक दुकान से एसिड खरीदा था, जहां उसने कहा कि वह अंकुर बैटरीज के नाम से दुकान खोलेगा, जिसके लिए उसे सैंपल के लिए थोड़ा सा एसिड चाहिए। बाद में वह ज्यादा एसिड खरीदेगा, तो मुकेश भार्गव ने 2 लीटर एसिड दे दिया था। वही सबूत को और पक्का करने के लिए आपको याद होगा कि जब अंकुर स्टेशन से भाग रहा था, तभी समीर नाम के एक लड़के ने उसका पीछा किया था। तो फिर समीर के बयान के लिए बुलाया जाता है, जहां समीर भी अंकुर को देखकर बताता है कि वह वही लड़का है जो उस दिन स्टेशन से भाग रहा था, क्योंकि भागते समय समीर के हाथ से अंकुर का गमछा थोड़ा खुल गया था। तो अब पुलिस चार्जशीट बनाती है और जिला न्यायालय में अंकुर को पेश करती है, जहां अंकुर की हरकत देखकर आपका खून खौल उठेगा। अंकुर हमेशा मुस्कुराता रहता है। किसी भी सुनवाई में ऐसा नहीं लगता है कि उसे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा हो। वह हमेशा कोर्ट में ऐसे जाता था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। इसके बाद सब सुनवाई होने के बाद जिला न्यायालय अंकुर को फांसी की सजा सुनाती है और 5,000 का जुर्माना लगाती है। वहीं फिर अंकुर बॉम्बे कोर्ट में अपील करता है, जिस पर बहुत सारी सुनवाइयों के बाद अंकुर की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है। फिलहाल अंकुर जेल में है। वहीं जब प्रीति राठी केस की सुनवाई चल रही थी, तब एक जज ने बहुत भावुक कर देने वाली बात कही। जज बोले, जिस तरह प्रीति का चेहरा खराब हुआ था, अगर प्रीति अपना चेहरा देख लेती तो शायद पहले ही मर जाती। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जज, जिसने केवल प्रीति को तस्वीरों के माध्यम से देखा था, अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो एक बार सोचिए प्रीति की क्या हालत रही होगी और उसके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। आपको क्या लगता है कि इतने घिनौने अपराध के लिए क्या इतनी सजा उचित है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।